हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पाली। दोस्तों, हम सब बीएमई में आज चैप्टर नंबर 12 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है लुब्रिकेशन। ठीक है ना, जिसे हिंदी में स्नेहन कहते हैं। और दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बीएमई का आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, जो कि यही एक चैप्टर बचा हुआ है। इससे पहले के 11 चैप्टर हमने पूरा अच्छे वे में कवर करा दिए हैं। यदि उन्हें ना देखा हो तो उन्हें अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि उनमें जो है दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट जितना भी बनता है उन्हें सब हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है ना, इसलिए वहां से जाके आप लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो कि उसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। ओके, तो दोस्तों आज जो है ये चैप्टर नंबर 12 का आज फर्स्ट लेक्चर है। और दोस्तों इसी फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग मतलब सिंगल लेक्चर में ही इस चैप्टर नंबर 12 को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, और दोस्तों जहाँ तक है कि दोस्तों जो चैप्टर नंबर 10 है उससे पीछे ही न्यूमेरिकल है। जो 11, 12 है इन सब में न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी पोर्शन ही है बस। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों जो 10 से उधर वाले पार्ट है सारे साइन न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टि से ही सभी न्यूमेरिकल बताए हैं, वो भी हर एक टाइप्स का। ठीक है ना, इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल छूटे ना आपसे। ठीक है ना, यदि एग्जाम में आए तो दोस्तों जहाँ तक है कि यदि टाइम मिलेगा तो हम आपको लास्ट मोमेंट बैच भी आपको चलाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो सके। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 12 को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है हम सब देखेंगे कि लास्ट मोमेंट बैच में कि मतलब कौन कौन से थ्योरी पोर्शन, कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, उन्हें एक बार हम आपको अच्छे से 2-4 लेक्चर में तैयारी करा देंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों तो चलिए अब और देरी न करते हुए हम सब अपने टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 में है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं हमें कि चैप्टर नंबर 12 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि घर्षण प्रतिरोध के बारे में। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? घर्षण प्रतिरोध। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक हम लोग ये स्टडी करेंगे कि स्नेहन तथा स्नेहक के बारे में। ठीक है ना, मतलब लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, इन दोनों की स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि तरल स्नेहक तथा सीमा स्नेहक के बारे में। ठीक है ना, देखिए मतलब फ्लूइड लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन। ठीक है ना, इसकी स्टडी करेंगे तीसरे टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है ना, अब देखिए चौथे टॉपिक में हम सब ये पढ़ेंगे कि स्नेहक का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? स्नेहक का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन। ओके, और ध्यान दीजिए पांचवें टॉपिक में हम सब ये पढ़ेंगे स्नेहन की आवश्यकता। ठीक है ना, मतलब नीडेड ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, और ध्यान दीजिए छठवें टॉपिक में हम सब ये स्टडी करेंगे कि स्नेहन के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है ना, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेहन के। ठीक है, मतलब लुब्रिकेशन ये हो जाएगा छठवें टॉपिक में। और सातवें टॉपिक के अंतर्गत हम सब ये पढ़ेंगे कि अच्छे स्नेहक के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए जो हम लोग का आठवां टॉपिक है उसके अंतर्गत देखेंगे बियरिंग में स्नेहक तेल के कार्य के बारे में। ठीक है, कि मतलब बियरिंग में स्नेहक तेल का कार्य क्या होता है। ठीक, इसके अंतर्गत आठवें टॉपिक के अंतर्गत हम सब ये जानेंगे। और देखिए 9वें टॉपिक के अंतर्गत हम सब ये पढ़ेंगे कि आर्द्र हौदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 12 से, क्योंकि ये दोस्तों अब तक के लगभग 7 से 8 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो है आर्द्र हौदी तंत्र के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेट साइन सिस्टम कहते हैं। और इसके दोस्तों कार्यविधि के साथ साथ इसका डायग्राम भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है इसके डायग्राम और कार्यविधि साथ में पूछा जाता है। ठीक है ना, वो भी एक अच्छे नंबर में पूछा जाता है, 8 या 5 नंबर में आपको पूछता है। ठीक है ना, तो इसीलिए दोस्तों जहाँ तक है इस पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल थ्योरी पोर्शन ही है, बस मान लीजिए थोड़ा डायग्राम है छोटा। ठीक है ना, उसके अंतर्गत हम लोग थ्योरी को समझेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए अब जो है हम सब अपने पहला टॉपिक के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो है घर्षण प्रतिरोध। तो दोस्तों अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और जो है कि अभी तक आप लोग जिन्होंने मतलब हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जो कि एके पॉली नाम से बना हुआ है। ठीक है ना, तो दोस्तों ताकि वहाँ से आपको मैथ का भी पीडीएफ मिल जाएगा और बीएमई का भी पीडीएफ है उसमें। ठीक है ना, और वहाँ पर जो है आपके जितने भी
लेक्चर हैं वो भी उसमें है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और जो भी कुछ कहना हो, मान लीजिए हमसे कुछ भी बातें करनी है तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम से आप लोग कोई भी चीज़ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो लोग अभी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो लोग कर लें, ठीक है। और दोस्तों जहाँ तक है आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ताकि हमें पता चलता है हाँ आप में कमी क्या है, या फिर आप लोग बताते हैं हाँ सर बहुत अच्छा है। तो इससे हम लोग का अपना मतलब वैल्यू बढ़ता है, थोड़ी सोच बढ़ती है कि हाँ मतलब कुछ अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ओके। तो चलिए इसे रफ करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना पहला टॉपिक जो है घर्षण प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। तो दोस्तों इसे जो है सबसे पहले हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उतार लेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो इसे डायग्राम के माध्यम से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई दो सतहें हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर कोई दो सतह है, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों कोई दो सतह है। अब ध्यान दीजिएगा जो घर्षण प्रतिरोध है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब भी कोई दो सतह होती है तो वो जब संपर्क करती है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। और एक चीज और जानते होंगे कि जब दो सतह हैं तो वो आपस में क्या करती हैं, सापेक्ष मतलब रिलेटिव मोशन करती हैं, मतलब सापेक्ष गति करती हैं दो सतहें, ठीक है ना। ये दो बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दो सतहों के मध्य क्या क्या चीजें होती हैं। जब वो संपर्क करती हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, और वैसे में वो दोनों क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति करते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि घर्षण प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिए दो धातु के तल हैं, ठीक है। इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए ये मान लीजिए दो सतहें हैं इनके, ठीक है ना। इस धातु का तल ये, इस धातु का तल ये दो सतहें हैं। अब ध्यान समझिए दो सतहों के मध्य, ठीक है ना, घर्षण इनमें जो है जो रिलेटिव मोशन होता है उसका विरोध करता है, ठीक है ना। क्या करता है मतलब दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का जो घर्षण होता है वो विरोध करता है, ठीक है ना। और उसी विरोध को हम लोग कहते हैं घर्षण प्रतिरोध, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। अब फिर से एक बार ध्यान दीजिए। देखिए जब दो सतहों के मध्य घर्षण इनके रिलेटिव मोशन का विरोध करता है तो इस विरोध को ही घर्षण प्रतिरोध कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन भी सेम यही लिखी गई है कि घर्षण प्रतिरोध का कि दो सतहों के बीच मतलब दो सतहों के बीच उनमें घर्षण जो है उनमें सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब इसमें जो घर्षण होता है यह सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है ना। और इसी विरोध को ही घर्षण प्रतिरोध कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सब अपना दूसरा टॉपिक जो है स्नेहन तथा स्नेहक के बारे में, मतलब लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट के बारे में, ओके। तो इसे जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। वो है कि जो लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक होता है यह एक विधि होती है। इतना बात ध्यान रखेंगे कि जो स्नेहन है मतलब लुब्रिकेशन यह क्या है, एक विधि होती है। और जो लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक होता है यह एक पदार्थ होता है, ठीक है। बोलिए दो चीज याद रखेंगे ना आप लोग। पहला क्या कि जो स्नेहन होता है वो क्या होता है, एक विधि होती है, और जो स्नेहक होता है यह एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लुब्रिकेशन के बारे में, मतलब स्नेहक होता क्या है, स्नेहन, ठीक है ना, मतलब लुब्रिकेशन होता क्या है। सबसे पहले इसे जो आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझिए, ठीक। तो देखिए जो लुब्रिकेशन होता है मतलब स्नेहन, ठीक है। तो मान लीजिए वैसे सपोज कि जहाँ पर मतलब अधिक घर्षण गुणांक वाले सतह होते हैं, ठीक है ना। मान कोई धातु का तल है वो अधिक घर्षण गुणांक वाला है, ठीक है ना। तो उसके घर्षण गुणांक को कम करने के लिए, ठीक है ना, कम घर्षण गुणांक वाला पदार्थ उपयोग किया जाता है, जिससे उसका घर्षण प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। और इसी विधि को हम लोग कहते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए ये सतह है ना धातु का, ये मान लीजिए अधिक घर्षण गुणांक वाली है और इनका अधिक घर्षण गुणांक वाली है, तो इनके बीच में क्या करेंगे हम लोग, कम घर्षण गुणांक वाला पदार्थ प्रयोग करेंगे, जिससे इनका घर्षण प्रतिरोध कम हो जाए। और इसी विधि को हम सब स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन कहेंगे। बोलिए इतना समझ पाया ना। तो दोस्तों सेम डिफिनेशन यही लिखी गई है यहाँ पर, देखिए।
अधिक घर्षण गुणांक वाली सतहों के बीच कम घर्षण गुणांक वाला कोई पदार्थ प्रयोग करके घर्षण प्रतिरोध का मान कम करने की विधि को स्नेहन कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा जो है हम लोग का स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लुब्रिकेंट के बारे में इसे भी डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जब दो सतहों के मध्य क्या कहेंगे, जब दो सतहों के मध्य घर्षण प्रतिरोध को कम करने वाले पदार्थ को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्नेहक कहते हैं, मतलब लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जब दो सतहें होती हैं इनके बीच जो घर्षण प्रतिरोध होता है उससे कम करने के लिए जिस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को ही हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो देखिए इसका डिफिनेशन सेम यहाँ यही लिखी गई है कि दो सतहों के बीच घर्षण प्रतिरोध का मान कम करने के लिए जिन पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे स्नेहक कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बोलेंगे कि दो सतहों के बीच घर्षण प्रतिरोध का मान कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना तीसरा टॉपिक। ठीक है, जो है तरल स्नेहन तथा सीमा स्नेहन के बारे में। ठीक है ना, मतलब फ्लूइड लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्लूइड लुब्रिकेशन मतलब तरल स्नेहन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तरल स्नेहन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से समझिए। देखिए जब जो धातु के रगड़ने वाले तल है ना, तो ध्यान दीजिए जो रगड़ने वाले तल है इसमें उसकी बात होती है। ठीक है ना, मतलब जब धातु के रगड़ने वाले तल, ठीक है ना, स्नेहक द्वारा मतलब इसमें जो स्नेहक प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा ये क्या होते हैं, पृथक पृथक मतलब अलग अलग हो जाए, अर्थात वो आपस में कभी संपर्क ना हो, तो उससे हम लोग कहते हैं तरल स्नेहन मतलब फ्लूइड लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, सेम डिफिनेशन यही है दोस्तों यहाँ पर भी। ठीक है ना, देखिए जब धातु के रगड़ने वाले तल, ठीक है ना, जब धातु के रगड़ने वाले तल स्नेहन द्वारा एक दूसरे से, ठीक है, मतलब स्नेहक द्वारा मतलब जो स्नेहक उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उसके द्वारा एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं, अर्थात वो कभी आपस में संपर्क नहीं हो पाते हैं, तो इसे तरल स्नेहन कहते हैं। ठीक है ना, तो बोलिए इतना समझ पाए आप लोग। और अब देखिए बाउंड्री लुब्रिकेशन के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए बाउंड्री लुब्रिकेशन किसे कहेंगे, सबसे पहले इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, देखिए यदि धातु तलों में कम स्नेहन के कारण, ठीक है ना, मतलब यदि जो धातु के तल हैं इनमें कम स्नेहन है, ठीक है ना, मतलब स्नेहन क्या है, कम स्नेहन होने के कारण इनकी सतहें कभी कभी संपर्क हो जाती हैं, ठीक है, मतलब सट जाती हैं, अर्थात इनमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे, सीमा स्नेहन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि सीमा स्नेहन किसे कहेंगे, कि जब धातु के दो सतहें, ठीक है ना, कम स्नेहन के कारण, ठीक है ना, कम स्नेहन के कारण, मान यहाँ पर कम स्नेहन प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में तो ऐसे कहेंगे कि जब धातु की सतह कम स्नेहन के कारण आपस में कभी कभी सटने लगती हैं, मतलब संपर्क होने लगती हैं, अर्थात उनमें घर्षण तब क्या होगा, अधिक होगा जब सटेंगी दो सतह आपस में। ठीक है ना, तो उनमें क्या होगा, घर्षण अधिक उत्पन्न होगा, तो इसे ही हम लोग सीमा स्नेहक कहते हैं। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो अब देख लेते हैं हम सब स्नेहक का सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना, मतलब लुब्रिकेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में। ठीक है ना, कि स्नेहन का सिद्धांत होता क्या है, क्या कहता है, इसके बारे में देखिए। तो देखिए जब दो धातु के तल, ठीक है ना, यही इसमें भी होता है कि जब दो धातु के बीच, मतलब जब दो धातुओं के बीच, ठीक है ना, धातु के तलों के बीच, जब दो धातु तलों के बीच घर्षण गुणांक वाला जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए जो घर्षण गुणांक वाला पदार्थ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिससे घर्षण गुणांक का मान कम हो जाए, ठीक है ना, और उसके साथ साथ इनमें जो सापेक्ष गति होती है, ठीक है ना, उसमें जो है व्यर्थ जाने वाली अधिकतम ऊर्जा की बचत करना ही क्या कहलाता है, स्नेहन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों डिफिनेशन के माध्यम से भी। देखिए दो धातु तलों के बीच, मतलब दो धातु तलों के बीच घर्षण गुणांक वाला पदार्थ, ठीक है ना, मतलब घर्षण गुणांक वाला जो पदार्थ प्रयोग करते हैं उसे कहा जा रहा है, घर्षण गुणांक वाला पदार्थ प्रयोग कर घर्षण प्रतिरोध का मान कम करना तथा सापेक्ष गति की दशा में व्यर्थ जाने वाले अधिकतम ऊर्जा की बचत करना ही स्नेहन का सिद्धांत कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इसको एक अच्छे वे में समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसे जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब
तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है स्नेहन की आवश्यकता के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि स्नेहन का उपयोग हम सब कहाँ कहाँ पर करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए कला की मशीनों में बचत के लिए करते हैं, ठीक है ना। स्नेहन का आवश्यकता कहाँ होता है, मशीनों में बचत के लिए, ठीक है ना। तो उनके जो पार्ट होते हैं वो घिस के खराब ना हो, इसीलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग स्नेहन का उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए दूसरा है मशीन के काफ़ी समय तक ठीक चलते रहना, ठीक है ना। मतलब मशीन का जो अंग होते हैं तो मतलब काफ़ी समय तक चलते रहे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग स्नेहन का उपयोग करते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है ना। क्योंकि घिसेगा मतलब घर्षण जब उत्पन्न करेगा तो हीट हो जाएगा, ठीक है ना। और उससे जो है मशीन के पार्ट रुक जाते हैं, ठीक है ना। उसको विरोध के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेहन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मशीन के काफ़ी समय तक चलते रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए मशीन के कम देख रेख के लिए होती है, ठीक है ना। इसका उपयोग कर देने से मशीन का देखभाल हमें कम करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके कहने का अर्थ ये है। तो इसीलिए देखिए मशीन के कम देख रेख के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब स्नेहन की आवश्यकता होती है। ओके, तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं स्नेहकों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक। तो ध्यान दीजिए स्नेहक के जो वर्गीकरण है ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे बैठे होते हैं। देखिए सबसे पहला द्रव स्नेहक होता है, दूसरा जो होता है सेमी लिक्विड स्नेहक होता है, और तीसरा ठोस स्नेहक होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है गैस स्नेहक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे जरूर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो स्नेहक के वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए जो द्रव स्नेहक है मतलब लिक्विड स्नेहक, लिक्विड लुब्रिकेंट, ठीक है ना। इसे समझिए देखिए कि ये कहाँ पर मतलब इसका उपयोग होता है, मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट का उपयोग हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है ना। इसे देखिए ध्यान से, देखिए इसके रूप में जो है मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग मिनरल तेल का यूज करते हैं, पशु तथा वनस्पति तेल का यूज करते हैं, और पानी का भी यूज करते हैं, और अम्ल तथा क्षार आदि सब चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर देखेंगे तो आप लोग मिनरल तेल का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए कि द्रव स्नेहक में क्या क्या उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हुआ इसके अंतर्गत। अब देखिए दूसरा है सेमी लिक्विड स्नेहक, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है हम सब दोस्तों ग्रीस तथा गाढ़े मिनरल तेल यूज करते हैं, ठीक है। क्या ग्रीस जो होता है वो मोटापन होता है ना उसका यूज करते हैं, गाढ़े मिनरल तेल का यूज करते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि ग्रीस तथा गाढ़े मिनरल तेल का उपयोग कम गति, ठीक है ना, कम गति तथा अधिक दाब वाले अंगों में करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें जो ग्रीस है और गाढ़े मिनरल तेल हैं ये सभी सेमी लिक्विड स्नेहक के रूप में आते हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों तीसरा है ठोस स्नेहक, ठीक है ना। मतलब ठोस स्नेहक क्या क्या चीजें हैं देखिए यहाँ से। तो उसके रूप में होते हैं ग्रेफाइट आता है, लेड ऑक्साइड आता है, मोम आता है, साबुन आता है, प्लास्टिक आदि सभी चीजें आती हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जो चौथा है वो हमारा है गैस स्नेहक, ठीक। तो ध्यान दीजिए गैस स्नेहक में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वायु, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें गैस स्नेहक के रूप में आती हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अच्छे स्नेहक के गुण के बारे में, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से अच्छे स्नेहक के गुण रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है श्यानता, ठीक है ना, मतलब विस्कोसिटी, ठीक दोस्तों। तो इसे ध्यान दीजिएगा जो विस्कोसिटी होता है ये देखिए किसे कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो देखिए जब दो सतहों के मध्य घर्षण प्रतिरोध का विरोध करने वाले जो गुण होते हैं उन्हीं को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, मतलब श्यानता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर हम लोग दो सतहों के मध्य घर्षण प्रतिरोध का विरोध करने के लिए जिस पदार्थ का मतलब उपयोग होता है, ठीक है ना, तो उसका जो गुण होता है उसी को हम लोग श्यानता कहते हैं, ठीक। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए दूसरा है चिकनापन, ठीक है ना। चिकनापन इसमें ये होगा कि इसमें तेल तनाव फिसलन, ठीक है, मतलब तेल का उपयोग करके इसके तनाव जो होता है इसमें फिसलन उत्पन्न करते हैं, और गीला करने की योग्यता जैसे गुण सम्मिलित होती है इसमें, ठीक है ना। चिकनापन में क्या होता है इसमें जो होता है तेल के जैसे तनाव फिसलन को कम करने, ठीक है ना, और गीला करने की योग्यता रखता है, ठीक है ना। ऐसे इसमें गुण होते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए तीसरा स्फुरांक या फ्लैश पॉइंट, इसको दोस्तों हम लोग जो है इसको और ये लास्ट वाला फायर पॉइंट इन दोनों को हम लोग दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। बट इसमें भी देखिए ध्यान से इसके गुण है। तो देखिए तीसरा है हमारा स्फुरांक या फिर फ्लैश पॉइंट भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्फुरांक या फ्लैश पॉइंट एक ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कहने का अर्थ है कि यह वह तापमान होता है
जिस पर कोई तेल अग्नि की क्षणिक दमक होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि यह मतलब वह तापमान होता है जिस पर जो अग्नि जो होता है कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है, मतलब कुछ समय के लिए जलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे कि जब भी बर्तन में आप लोग चूल्हे पर रखते हैं आप लोग बर्तन को, तो उसमें थोड़ा पानी वानी रहता है, तो क्या होता है उसके कारण वो सबसे पहले क्या होता है जलने लगता है, ठीक है ना। यदि उसमें थोड़ा सा भी आप तेल डालते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है हल्का सा उसमें कुछ समय के लिए मतलब क्षणिक वही कहा जा रहा है, क्षणिक दमक, मतलब कुछ समय के लिए वो जलने लगता है, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वही चीज कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कुछ समय के लिए अग्नि जलने लगता है तो वो हमारा फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ओके, अब ध्यान दीजिए लास्ट जो कि चौथा पॉइंट है कि फायर पॉइंट, ठीक है। फायर पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर तेल लगातार जलना आरंभ कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आप लोग देखते होंगे कि अधिक मात्रा में किसी बर्तन में तेल है तो वो अधिक हीट होने के पश्चात क्या होता है अपने आप जलने लगता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा कभी कभी होता है कि तेल में कुछ कमी के कारण मतलब कुछ पानी की मात्रा के कारण वो क्या होता है वो जलने लगता है, और वो जब जलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, क्या होता है ये कहा जा रहा है कि तेल लगातार जलना आरंभ कर देता है जिस तापमान पर, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं फायर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वो मतलब जलना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे फायर पॉइंट। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे आप लोग नोटबुक में उतार लीजिएगा और एकदम शॉर्ट में है दोस्तों, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हो गया, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है बियरिंग में स्नेहक तेल के कार्य के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि दो धातु तलों के, ठीक है, दो धातु तलों के बीच तेल आ जाने से, ठीक है ना, मतलब दो धातु तलों के बीच तेल आ जाने से देखिए उनके सापेक्ष गति के समय घर्षण तेल के तलों के बीच होता है, ठीक है ना। जो घर्षण होता है वो तेल तलों के बीच में हो जाता है, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, दो धातु तलों के बीच में तेल आ जाने से सापेक्ष गति के समय जो है घर्षण तेल के तलों के बीच होता है, ठीक है ना। जो घर्षण होता है वो तेल तलों के बीच में होता है, ठीक है ना, तेल के तलों के बीच में होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है बियरिंग में स्नेहक तेल के कार्य के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें ये रहेगा कि जो मतलब दो धातुओं के, ठीक है, दो धातुओं के तलों के बीच में तेल आ जाने से, ठीक है ना, क्या है दो धातुओं के तलों के बीच में तेल आ जाने से जो सापेक्ष गति होती है, ठीक है ना, मतलब सापेक्ष गति के समय घर्षण जो होता है, ठीक है ना, जो घर्षण इसमें होता है वो तेल तलों के बीच में होता है, ठीक है ना। इसमें जो घर्षण होता है वो तेल के तलों के बीच में होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए दूसरा इसमें रहेगा घर्षण कम होने से, ठीक है, मतलब घर्षण कम होने से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि भी घट जाती है, ठीक है ना। आप लोग इतना जानते हैं जब दो तलों के मध्य घर्षण कम होगा तो उसमें ऊर्जा की हानि भी कम होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए तीसरा है धातु तलों की घिसाई कम हो जाती है, ठीक है, क्या है धातु तलों की घिसाई कम हो जाती है जिससे मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप लोग जानते हैं जब मशीन का कोई भी पार्ट जब खींच जाता है तो उतना ही पतला होता जाता है, ठीक है ना, जिससे उसका जीवन काल खत्म हो जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग स्नेह का प्रयोग कर देने से, हम लोग जब स्नेह का उसमें प्रयोग करते हैं तो उसमें घिसना क्या होता है कम हो जाता है और जिससे उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि धातु तलों की घिसाई स्नेह के द्वारा कम हो जाती है जिससे मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए बियरिंग का तापमान कम होने से, बियरिंग का तापमान कम होने से मशीन के अंग खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। मतलब बियरिंग के जो अंग होते हैं उनका तापमान जो होता है इसके स्नेह के द्वारा क्या होता है कम हो जाता है जिससे उसके अंग जो होते हैं घिसने से, मतलब जो मशीन के अंग होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो पांचवा टॉपिक इसमें है वो है धातु, मतलब पांचवा स्टेप धातु टुकड़े के स्नेह के साथ, ठीक है, क्या है धातु के जो टुकड़े होते हैं उनके स्नेह के साथ बह जाने से संबंधित भाग साफ रहते हैं, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि धातु के जो टुकड़े होते हैं वो जो स्नेह के साथ बह जाने से
वो क्या होते हैं, उनसे संबंधित सारा भाग क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। और ध्यान दीजिए, अब एक दोस्तों जो अगला टॉपिक है, इसमें हम लोग ये टॉपिक तो इसे टॉपिक में नहीं लिखे थे, ठीक है ना, बट इसे भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानिए एकदम। ठीक है ना, इसलिए इसको हम सोचे बता दें इसको भी आपके साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं शुष्क हौदी सिस्टम के बारे में। उसके बाद जस्ट देखेंगे हम सब आर्द्र हौदी सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अधिक बार पूछा गया है, ये 2 से 3 बार की ओर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, शुष्क हौदी सिस्टम होता क्या है, डायग्राम के माध्यम से आपसे समझते चलिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तेल पंप द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, तेल के पंप द्वारा, देखिए यही भाग होता है तेल के पंप का। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इसमें तेल पंप द्वारा संग्राहक पहले मुख्य मार्ग से भेजते हैं। ठीक है, पहले कहाँ से भेजते हैं, तो इसमें पहले मुख्य मार्ग से भेजेंगे, उसके बाद जहाँ से विभिन्न भागों संग्राहक के पश्चात एक दूसरे पंप द्वारा साफ होने के लिए सप्लाई टंकी में भेजा जाता है। ठीक है ना, इसका कनेक्ट करते हैं, इसमें तेल पंप द्वारा। ठीक है ना, इसमें तेल क्या होता है, यहाँ देखिए पंप द्वारा संग्राहक पहले मुख्य मार्ग से भेजते हैं, मतलब यही मुख्य मार्ग होता है इसका। ठीक है ना, मुख्य मार्ग से भेजते हुए जहाँ से विभिन्न भागों संग्राहक के पश्चात, मतलब यहाँ से जब मुख्य मार्ग से भेजते हैं तो ये जो है संग्राहक के पश्चात क्या होता है दोस्तों, ये सीधे सप्लाई टंकी में जाता है। तो देखिए एक दूसरे पंप द्वारा साफ होने के लिए सप्लाई टंकी में भेजा जाता है। ठीक है, और देखिए ध्यान से, तेल साफ करने के लिए, ठीक है ना, इसमें देखिए तेल को साफ करने के लिए क्या करते हैं, छानक तथा संग्राहक के अंतर्गत, ठीक है ना, देखिए छानक तथा क्या कहा जा रहा है, देखिए छानक तथा संग्राहक के अंतर्गत गर्म हुए तेल को ठंडा करने के लिए, देखिए यहाँ छानक से होते हुए जो गर्म हुए तेल रहते हैं इन्हें ठंडा करने के लिए शीतक, ये देखिए तेल शीतक है ना, इसमें भेजते हैं, मतलब तेल कूलर का प्रयोग करते हैं, मतलब तेल शीतक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज़ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बार ध्यान दीजिए बिल्कुल कि इसमें तेल पंप द्वारा, ठीक है, इसमें तेल पंप द्वारा इसके मुख्य मार्ग से होता हुआ, ठीक है, छानक में जाता है। ठीक है ना, जिससे तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, इसमें एक टॉपिक और है जो कि टॉपिक में नहीं लिखा थे बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। इसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे आर्द्र हौदी तंत्र के बारे में। ठीक है ना, जो कि वो 7 से 8 बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसे देख लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बट उससे पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसमें डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें तेल पंप द्वारा, ये होता है तेल का पंप। ठीक है ना, इसमें तेल पंप द्वारा संग्राहक पहले मुख्य मार्ग से भेजते हैं, मतलब संग्राहक कहाँ से, यहाँ से मुख्य मार्ग से भेजते हैं। ठीक है ना, इसे और इसे अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, सपोर्ट एंड मानिए इसे यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, देखिए मुख्य मार्ग से तेल को भेजते हैं और ये तेल कहाँ जाता है, देखिए जहाँ से विभिन्न भागों संग्राहक के पश्चात, ठीक है, एक दूसरे पंप द्वारा साफ होने के लिए। ठीक है ना, देखिए एक दूसरे पंप द्वारा साफ होते हुए, ये सब साफ करते हैं वैसे। ठीक है ना, साफ होते हुए ये सप्लाई टंकी में चला जाता है। ठीक है ना, सप्लाई टंकी में भेजा जाता है साफ करने के लिए स्नैक को। ठीक है ना, इन सबको भी भुला जाइए। देखिए मुख्य मार्ग से होता हुआ इस सप्लाई टंकी में स्नैक को साफ करने के लिए भेजा जाता है, और लिखेंगे तेल साफ होने के लिए। ठीक है ना, क्या कहते हैं, छानक तथा स्नेहक के अंतर्गत, ठीक है ना, छानक तथा स्नेहक के अंतर्गत गर्म हुए जो तेल होते हैं उनको ठंडा करने के लिए तेल शीतक का, मतलब तेल कूलर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तेल कूलर के चाहे तेल शीतक का, ठीक है ना, जो छानक से होते हुए जो गर्म तेल होते हैं इनको ठंडा करने के लिए तेल शीतक का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं, इंजन के विभिन्न पार्टों में भेज देते हैं। ठीक है, मतलब इंजन के विभिन्न अंगों को भेज देते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज़ है, 1 से 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल आपको पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोग यदि एग्जाम में आएगा तो सेम ऐसे ही बनाकर आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो भी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि जब ऐसे लिखेंगे कि इसमें तेल पंप द्वारा स्नेहक को पहले मुख्य मार्ग से भेजा जाता है। ठीक है ना, जिससे जो स्नेहक होता है इसको साफ करने के लिए पहले सप्लाई टैंकी में भेजा जाता है। उसके बाद जो है तेल साफ करने के लिए वहाँ पर छानक लगे होते हैं, जिससे स्नेहक गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर
इसे जो है ठंडा करने के लिए तेल शीतक का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से जो स्नेहक होता है उसे निकाल कर क्या करते हैं, इंजन के विभिन्न भागों में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए दोस्तों, इसे भी जो है आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ताकि इसे रफ करें। और अब एक टॉपिक जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा बीएमई टोटल समाप्त। ठीक है, तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है आर्द्र हौदी सिस्टम। ठीक है ना, मतलब आर्द्र हौदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, इस सिस्टम में स्नेहक के पश्चात तेल स्वतः ही हौदी में गिरता है। ठीक है ना दोस्तों, लाइट भी चली गई, लाइट दिख रहा होगा। ठीक है ना, क्या कर रहा है, इस सिस्टम में स्नेहक के पश्चात तेल जो होता है वो स्वतः ही हौदी में गिरता है। देखिए ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर डायग्राम देखिए। ठीक है ना, ये जो पार्ट होता है यही हौदी कहलाता है। ठीक है ना, तो यही कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में स्नेहक के पश्चात जो होता है, स्नेहक के पश्चात तेल जो होता है स्वतः हौदी में गिरता है। ठीक है ना, ये हौदी होता है, ये सभी पार्ट हौदी है। ठीक है ना, इसमें गिरता है। और ध्यान दीजिए, एक छानक द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक छानक लगा होता है, तेल छानक जिसे कहते हैं। एक छानक द्वारा हौदी का तेल साफ करके, देखिए ये तेल छानक क्या करता है, ये तेल को साफ करता है। ठीक है, एक छानक द्वारा हौदी का तेल साफ करके पंप द्वारा मशीन के विभिन्न भागों में स्नेहन हेतु भेजते हैं। ठीक है ना, क्या करता है, तेल पंप द्वारा फिर इसे छान कर मशीन के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, यह साधारणतः ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये साधारणतः ऑटोमोबाइल्स मतलब जैसे मोटरसाइकिल हुआ और जीप ट्रैक्टर, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, तेल का दाब मापने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तेल का दाब मापने के लिए मुख्य मार्ग से होता हुआ, ठीक है ना, मुख्य मार्ग में एक तेल दाब गेज भी लगाया जाता है। ठीक है ना, जिससे मापा जा सके तेल के दाब को। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों आप ये भी समझ पाएंगे। ठीक है ना, क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बोलेंगे कि इस सिस्टम में स्नेहक के पश्चात तेल को हौदी, क्या दोस्तों फिर से सुनिए ध्यान से, इस सिस्टम में स्नेहक के दोस्तों एक बार और इसे ध्यान समझिए। ठीक है ना, कि देखिए इस सिस्टम में जो है स्नेहक के पश्चात जो तेल होता है वो स्वतः ही हौदी में गिरता है। ठीक है ना, और कहेंगे एक छानक द्वारा तेल को साफ किया जाता है, और हौदी में तेल को साफ करके ये क्या है, देखिए तेल को पंप द्वारा, ठीक है ना, तेल को पंप द्वारा इसे मशीन के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है, और ये साधारणतः ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और तेल का दाब मापने के लिए एक मुख्य मार्ग से होता हुआ तेल दाब गेज का उपयोग किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए? तो यही चीज़ आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिससे दोस्तों आपका पूरा ये चैप्टर आज जो है इसमें फिनिश होता है। ठीक है ना, इस टॉपिक के साथ, जो कि दोस्तों अब तक के हमने टोटल बीएमई के 12 चैप्टर अब हम सब कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो पीछे आप लोग सारे लेक्चर अच्छे से पूरे अच्छे तरीके देख लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में थोड़ा भी कहीं दिक्कत हो 1 से 2 बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों दोहरा के भी अच्छे तरीके देख लीजिए, और बहुत ही जल्द हो सकेगा हम मिलेंगे लास्ट मोमेंट बैच के साथ। ठीक है ना, जिसमें हम सब पूरे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, वो भी पूरे अच्छे वे में। ठीक है ना, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों पूरा अच्छे से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, और दोस्तों अब अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।